नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन विज्ञान के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन देखेंगे, साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस देखेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अगर साइंस आएगा तो अपनी इस क्लास में से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही मैंने इस श्रृंखला में शामिल किए हैं। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? यानी आंख का कौन सा भाग है जो आंख के रंग का निर्धारण करता है? किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की काली होती है, तो किसकी वजह से होती है? आइरिस, जिसको परितारिका भी बोलते हैं। आइरिस जो होता है वो आंख के रंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई के बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी अपने आंख के अंदर जो प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली, जो पुतली होती है या नेत्र का तारा जिसको बोलते हैं, वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? यानी कौन सा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और माइक का आविष्कार किसने किया था? तो एमिली बर्लिनर। एमिली बर्लिनर ने माइक का आविष्कार किया था। और जो माइक्रोफोन या माइक होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? यानी कौन से यंत्र हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो विद्युत सेल। जो विद्युत सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। यानी गैसें फैलती हैं उसके आपको 3 उदाहरण देने हैं। तो खाने की सुगंध, जब आपके किचन में खाना बनता है तो गैसों के फैलने की वजह से आपको सुगंध बाहर आती है, तो जो गैसों का प्रसारण है उसका एक उदाहरण है खाने की सुगंध। अगरबत्ती की खुशबू भी इसी कंसेप्ट पे आती है। और इत्र की महक, जो आप सेंट लगाते हो, वो भी गैसों के प्रसारण की वजह से लोगों के नाकों तक पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राम और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो तेल की बूंद होती है वो पानी पर फैल जाती है, उसका कारण क्या है? तो जल का पृष्ठ तनाव होता है वो तेल की बजाय अधिक होता है। जो जल का पृष्ठ तनाव होता है वो तेल की तुलना में अधिक होता है, इसकी वजह से तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। अगला क्वेश्चन, द्रव्य की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? आपने देखा होगा जो द्रव्य होता है उसकी बूंद हमेशा गोलाकार होती है। आपने कभी ऐसे द्रव्य की बूंद नहीं देखी होगी, हमेशा द्रव्य की बूंद गोल होती है। उसका वजह है जो द्रव्य होता है उसके पृष्ठ तनाव के गुण के कारण द्रव्य की जो बूंद होती है वो हमेशा गोलाकार दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? यानी धातु शुद्ध है या अशुद्ध, कितनी शुद्ध है, उसका निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जब परमाणु का विखंडन किया जाता है उसके दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत बनाने में। किसमें? विद्युत बनाने में परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? नीचे की तुलना में जैसे ही आप पहाड़ पर जाओगे तो कम तापमान पर भी पानी उबलना शुरू हो जाएगा। उसका कारण है पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, उसकी वजह से जल कम तापमान पर भी उबलता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो किसका मिश्र या किस मिश्र धातु का बना होता है? जो फ्यूज तार होता है वो एक पतला तार होता है, वो किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टिन व शीशा। टिन और शीशे का बना होता है फ्यूज तार, जो कि एक पतला तार होता है। अगला क्वेश्चन, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते हुए नजर दिखाई देते हैं। क्यों तैरते हैं? तो बादल वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं, या निम्न घनत्व के कारण जो बादल होते हैं वो हमें वायुमंडल में तैरते हुए नजर आते हैं। तो अल्प घनत्व या निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। सारे ऊतक होते हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, लेकिन 2 ऊतक हमारे शरीर में ऐसे भी हैं जो कि ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। एक तो नाखून और एक कॉर्निया। नाखून तो आप सब जानते हो। कॉर्निया जो होता है वो आंख का अगला भाग कॉर्निया होता है, जो कि जो ब्लड होता है उससे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है। इसी कारण अपन जब आंख का दान करते हैं तो पूरी आंख का दान नहीं होता, उसमें कॉर्निया का दान
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती है और उन्हीं में से एक हड्डी है स्टेपीज, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, जो फ्रिज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव्य के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रिज के अंदर फ्रियोन गैस भरी होती है, ठीक है। और जो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव्य के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो द्रव्य के वाष्पन सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? जो लोलक होता है उसकी कालावधि कितनी? लोलक का मतलब हुआ जैसे ये एक आपने यहाँ पर घुंडी लगाई, उस पर एक लोलक को लटकाया, वो इधर और इधर गति करता रहता है। जो उसकी ये एक गति का जो टाइम होगा, कालावधि होगी, वो किस पर निर्भर करेगा? तो लंबाई पर। लोलक के जो ये तार है इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी, समय उतना ही अधिक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो कपड़े धोने की मशीन आती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B1 की कमी हो जाए तो उसको कौन सा रोग होगा या कौन सी बीमारी होगी? तो बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? जो विद्युत प्रेस होती है, जो अपन कपड़ों पर करने के लिए जो प्रेस बनाते हैं, उसके अंदर जो तंतु लगे होते हैं वो होते हैं नाइक्रोम के बने हुए। हीटर पर भी नाइक्रोम के तंतु ही होते हैं। उनको नाइक्रोम के तंतुओं को किसके बीच रखा जाता है? तो अब्रक जो माइका है, अब्रक जो माइका है, उनके बीच में विद्युत प्रेस के जो तापन तंतु नाइक्रोम होते हैं उनको रखा जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? जो प्रकाश की गति है उसको सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जब आप बाइक या साइकिल चलाते हो, जैसे ही मोड़ आता है तो हल्की सी बाइक या जो साइकिल होती है वो मोड़ की तरफ झुकती है। उसका कारण क्या है? गुरुत्व केंद्र होता है उसके आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके। जो भी गुरुत्व केंद्र बन रहा है वो आधार के अंदर बना रहे हैं ताकि बाइक या जो बाईसाइकिल है वो गिरे नहीं। उसकी वजह से साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? जो हाइड्रोजन होता है उसके कितने आइसोटोप होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने? 3। एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रीटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर जो श्रृंखला अभिक्रिया होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए केडियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका? केडियम की छड़ का। जो केडियम की छड़ होती है उसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ जीवाणु जनित रोग के नाम बताइए। मैं आपको यहाँ पर कुछ जीवाणु जनित रोग बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर मार दिया करो, अच्छा सा कमेंट कर दिया करो। अच्छा सा नहीं कर पाओ तो कमेंट में कम से कम ये बता दिया करो कि क्लास में आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कोई वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, या आगे आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो भी बता दिया करो। बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट और इतनी क्वालिटी के साथ कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, कुछ जीवाणु जनित रोग है, आपको नाम बताने हैं। तो एक तो जो टीबी, तपेदिक जिसको बोलते हैं, क्षय रोग जिसको अपन बोलते हैं, फेफड़ों की बीमारी है टीबी या क्षय रोग, ये जीवाणु जनित रोग है। प्लेग, आपको पता है प्लेग एक महामारी भी बनी थी, तो प्लेग। डिप्थीरिया, कोड जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, टिटनेस, निमोनिया और हैजा, यह है जीवाणु जनित रोग। इनको याद कर लीजिए, टीबी या तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग, डिप्थीरिया, कोड या कुष्ठ रोग, टिटनेस, निमोनिया और हैजा, ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। यहाँ पर पीओपी का सूत्र पूछा है आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका प्रयोग अपन आपको पता है घरों की छतों में, घरों की दीवारों पर किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4। यहाँ पर जो CaS और है जो O के नीचे है 4, ठीक है, यहाँ पर CaSO4 डॉट 1/2 H2O, ठीक है, H ये नीचे है 2 और O, CaSO4 डॉट 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, सिरमेट मुख्यतः किस यौगिकों का मिश्रण होता है या किन यौगिकों का मिश्रण होता है?
जो सिरमेट होता है उनके अंदर क्या क्या मिले होते हैं, तो एक तो कैल्शियम सिलिकेट और एक एल्यूमिनेट यौगिक। जो एल्यूमिनेट यौगिक और कैल्शियम सिलिकेट है वो मिलकर सिरमेंट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? जो ग्रेफाइट है, जो आप पेंसिल यूज लेते हो उसके अंदर जो आपको अंदर जो काली छड़ दिखाई देती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? तो उसको काला शीशा या प्लेबोगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेबोगो या काला शीशा ग्रेफाइट का दूसरा नाम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि CFC जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं CFC, किसका फुल फॉर्म है? तो ये CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो CNG का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो महानगरों में चलने वाले जो वाहन होते हैं उनमें पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण थोड़ा कम होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है वो प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, या प्राकृतिक जो रबर होता है वो किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। बहुलक का मतलब होता है बहुत सारे आइसोप्रीन मिलकर प्राकृतिक रबर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक किस प्रकार के जल के साथ भी अच्छे परिणाम देता है? जो अपमार्जक होते हैं वो किस प्रकार का जल है उसके साथ अच्छे परिणाम देता है? तो कठोर जल के साथ। जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ। जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं। अगले क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो मनुष्य का पूरा जीवन काल होते हैं उसमें 20 दांत, जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, जिनको एक तो दूध के दांत होते हैं और एक स्थायी दांत होते हैं। तो ये 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत भी होते हैं, उसके बाद में ये परिवर्तित होकर या टूटकर नए दांत आते हैं तो स्थायी दांत होते हैं। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो मानव शरीर होता है उसके अंदर पाचन का जो अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना किसका कार्य है? तो पेसमेकर का। जो पेसमेकर होता है वो दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है या नियंत्रित करता है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ या नियंत्रित कौन करता है? पेसमेकर। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त के अंदर आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। आपको पता होगा डॉक्टर कहते हैं कई बार आपके आयरन की कमी है, तो आयरन रक्त में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जब ऑप्शन दे रखे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आपको आमाशय 1 नंबर ऑप्शन में दिखाई देता है तो आप उसको सही कर देते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? जब अपन सोते हैं तो अपनी बीपी बढ़ती है या घटती है? तो अपन जब सोते हैं तो हमारी बीपी कम होती है। क्या होती है? बीपी कम होती है। ठीक है। जब अपन कुछ वर्कलोड करते हैं, दौड़ते वगैरह है, तो अपनी बीपी बढ़ती है, लेकिन सोते समय रक्तदाब हमेशा घटता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई भी चीज अम्लीय है या क्षारीय है उसका निर्धारण पीएच स्केल के माध्यम से किया होता है, जिसके अंदर यहाँ मध्य में 7 होता है। जब कोई चीज 7 से नीचे होती है तो अम्लीय होती है, 7 से ऊपर होती है तो क्षारीय होती है। 7 से जितनी नीचे होगी उतनी ही प्रबल अम्लीय होगी, 7 से जितनी अधिक होगी उतनी ही प्रबल क्षारीय होगी। तो जो मानव रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है? 7.4, यानी हल्का क्षारीय होता है मानव रक्त। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। किडनी या गुर्दे के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त या बाइल जमा कहाँ पर होता है? जो पित्तरस होता है वो जमा कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा होता है। इंपॉर्टेंट चीज यही है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो वो यकृत में होता है, लेकिन पित्तरस जमा कहाँ पर होता है? तो वो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है पित्तरस जमा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। ठीक है, 120 दिन होता है, लगभग 4 महीने का मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है? जब आपके बीपी यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं तो ब्लड प्रेशर में होता क्या है? जो भी आपकी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, ये ब्लड इन दीवारों पर कितना दाब डालता है उसको ही ब्लड प्रेशर या बीपी बोला जाता है, रक्तदाब बोला जाता है। तो आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक तो धमनी होती है, एक शिरा होती है। तो कौन सी नस पर डाला गया दबाव रक्तदाब होता है? तो धमनी। जो धमनी होती है उस पर ब्लड द्वारा डाला गया दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
कुछ आनुवांशिक रोगों के नाम बताइए। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, वर्णांधता भी एक आनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता है वो आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। आपको पता है रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है, गुर्दे के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में 2 किडनी होती है, वो जो ब्लड होता है उसका शुद्धिकरण करते हैं और उसमें से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग कर देते हैं और मूत्र के द्वारा अपन शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। आपको पता होगा अगर किसी व्यक्ति की किडनी जवाब दे देती है, किडनी अगर सही से काम नहीं करती है, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको कुछ दिनों के बाद डायलिसिस करवाना होगा, यानी रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध करते हैं तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान का मतलब है जब 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रह जाती है तो अंतिम रूप से जब वो मृत्यु को प्राप्त होती है तो उस वेस्टेज को कहां पर दफनाया जाता है? तो पलिया के अंदर। पलिया आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। अगर पेट में भोजन को पचाना है तो आपके एंजाइम से इसे काम करने चाहिए, ठीक है। जिन व्यक्तियों के गैस वगैरह होता है या अच्छे से भोजन नहीं पच पाता है तो उनके एंजाइम में दिक्कत होती है, शरीर सही से एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो भोजन के पाचन के लिए सबसे अनिवार्य चीज है एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको पता है जो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्लीय अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो प्रबल अम्लीय होता है और ये आपके आमाशय में पाया जाता है। तो भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल। जो पायरुविक अम्ल होता है उसका संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? जो प्रोटीन होता है उसको, जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें कौन बदलता है? तो पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अगला क्वेश्चन, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, लीवर या यकृत के द्वारा पित्त का प्रोड्यूस किया जाता है, पित्त को पैदा किया जाता है। और जो पित्ताशय होता है वहां पर पित्त को स्टोर किया जाता है या संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? अगर आपके कहीं पे चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद वहां पर ब्लड आना रुक जाता है। उसका कारण ये है कि वहां पर ब्लड का थक्का जम गया है। तो जो ब्लड का थक्का जमता है या रक्त स्कंदन होता है उसके अंदर कौन सी विटामिन काम में आती है? तो विटामिन के। विटामिन के जो होते हैं वो रक्त स्कंदन में सहायक होती है। CO2 के सर्वाधिक उत्सर्जन में योगदान देने वाला देश कौन सा है, यानी कौन सा देश है वो सबसे ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो CO2 सर्वाधिक उत्सर्जन करती है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले। जो हेनरी सीले है उसने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो विद्युत जो उद्योग है, जो विद्युत के सामान बनाने वाले, इलेक्ट्रिसिटी के जो सामान बनाने वाले जो कारखाने होते हैं उनमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। जैसे जैसे अपन दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको पता होगा जब अपन कुकर के अंदर दाल को पकाते हैं तो दाल जल्दी पक जाती है, उसका कारण यही है कुकर में दाब अधिक होता है जिसके कारण जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और दाल जल्दी पक जाती है। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व किसे बोलते हैं? तो गंधक या सल्फर। जो गंधक या सल्फर होता है वो तांबा का शत्रु तत्व है, तांबा को गला देता है, गंधक या सल्फर। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिवता है उसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल। जो हेनरी बेकरल है उसने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, जो आइजैक न्यूटन है उनके तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए हमें दूर से भी दिखाई देता है ये रंग। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर जो एक हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। कैसे? एक अवतल लेंस की तरह। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोप्रेस्टस। जो थियोप्रेस्टस है वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोप्रेस्टस। अगला क्वेश्चन, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। जो किसी भी वाहन के अंदर जो साइड मिरर लगा होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तर दर्पण होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना। जो वाहनों के साइड कांच होते हैं
जो साइड मिरर होते हैं उनमें उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। आपने देखा होगा झरने के नीचे जब आप नहाओगे तो आपको पता लगेगा झरने का जो जल है वो थोड़ा गर्म आ रहा है। उसका कारण क्या है? झरने में जब जल ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में, इस्पात या लोहे में, लोहे या इस्पात के अंदर या धातु के अंदर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, निर्वात के अंदर ध्वनि चल नहीं पाती है। अगर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, वहां आप कितने भी चिल्लाओ बाहर सुनाई नहीं देगा। तो निर्वात के अंदर ध्वनि की चाल 0 होती है। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो इस्पात होता है वो एक सॉलिड माध्यम है, इसकी वजह से ध्वनि की चाल उसमें अधिक होगी और निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। अगला क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो जल के प्रवाह की दर को, जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। एक पास्कल के अंदर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कितना? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा है। तो आपको ध्यान रखना है, पास्कल, एक पास्कल के अंदर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। पास्कल का सिद्धांत ब्लेज पास्कल ने दिया था। जो पास्कल है उसका सिद्धांत दिया था ब्लेक पास्कल ने, और एक पास्कल के अंदर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता या रेडियो धर्मिता की जो यूनिट है उसको क्यूरी में मापा जाता है। किसमें? क्यूरी में। अगला क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। वसा के अंदर घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो बी और सी विटामिन है, बी सी, ये वसा में नहीं घुलते, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलते हैं। तो विटामिन ए, डी, के और ई, या के ई डी ए, केडा के नाम से याद रख लेना, वसा में घुलनशील विटामिन है। बी और सी आप शॉर्ट में ऐसा याद रखो, वसा में कौन नहीं घुलता है? बी सी। बी और सी विटामिन वसा में नहीं घुलते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अपनी ये विज्ञान के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चल रही है जिसके अंदर लूसेंट जीके हो या जो भी अच्छी अच्छी बुकें हैं और जो पुराने पेपर्स हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार और क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। वीडियो की क्वालिटी बहुत शानदार देने की कोशिश कर रहा हूँ और जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी भी शानदार देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपनी इस श्रृंखला का तीसरी क्लास है। ठीक है, तो ये अपने 300 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। अपन 100 क्वेश्चन के 5 वीडियो के माध्यम से ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वो वीडियो कहाँ पर मिलेंगे? तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाना, वहाँ पर एक साइंस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर सारी क्लासेज मैंने 22 सीक्वेंस डाल रखे हैं और प्रत्येक क्लास के थंबनेल पर आपको कॉर्नर के अंदर पार्ट नंबर मिल जाएगा कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। तो आप वहाँ से भी क्लासें देख सकते हो। सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है, देखना। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है, रेगुलरिटी के साथ आपको मैं क्लासें दे रहा हूँ, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप खंगालोगे तो देखोगे वीडियो सेक्शन में आपको प्रतिदिन 1 या 2 क्लास दे रहा हूँ मैं। तो आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे कहने पर लाल वाला बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ एक आधा शेयर मार दिया करो, बेल वाला आइकन जरूर दबा लिया करो, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु। अरस्तु है वो जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की। तो खतरे का रंग हमेशा लाल होता है, उसका कारण यही है कि उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए लाल रंग खतरे का रंग होता है, दूर से दिखाई दे देता है। तो आपकी आंखों के लिए ये सब्सक्राइब वाला बटन है वो लाल रंग का खतरे का निशान, तो आप इसको खतरे से टल जाओ, उसको सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप में क्या कमी या बढ़त होगी, क्या होगा? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रेफ्रिजरेटर है वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे ही आप कमरे के अंदर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? मूल मात्रक कितने होते हैं? तो 7 हैं वो मूल मात्रक होते हैं साइंस के अंदर। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 ही मूल मात्रक है। फंडामेंटल यूनिट्स केवल 7 है। अगला क्वेश्चन,
बोटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। जो बोटनी शब्द है, जो वनस्पति विज्ञान शब्द है, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। जीवाणु होता है दूध के अंदर, बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया होता है, और लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध खट्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगर झूला चल रहा है, उस झूले पर एक लड़की बैठी है, वो एक अन्य लड़की आकर भी बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से जमता है? तो विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। फाइलोक्विनोन या विटामिन के की वजह से मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है। तो इसका मतलब सर, अगर विटामिन के अपने बॉडी में होगा तो जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर तो थक्का नहीं जमता, ब्लड रुकता तो नहीं। अपने ब्लड के अंदर एक हिपेरिन पाया जाता है, जिसकी वजह से जब हिपेरिन आता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तभी रक्त का थक्का जमता है। मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए। जो मनुष्य के नेत्र होते हैं उनके संचालन के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोला जाता है। और नेत्रों के संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए या रेटिनॉल की। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर आपने सब्जियों को छील लिया, उसके बाद अगर आप सब्जी को धोते हो तो विटामिन सी होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस तथा लेमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु ही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। जो हिप्पोक्रेटस है वो चिकित्सा शास्त्र का जनक है। अगला क्वेश्चन। जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं, उसके जनक कौन है? तो जूलॉजी के जनक है अरस्तु। अरस्तु है जूलॉजी के जनक। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। अगला क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान बोटनी के जनक कौन है? तो थियोप्रास्टस बोटनी के जनक है। अगला क्वेश्चन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल, जिसको अपन एल्गी बोलते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवालों का अध्ययन या एल्गीज स्टडी, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन। पर्यावरण, जिसको अपन एनवायरमेंट बोलते हैं, उसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंदर, इकोलॉजी के अंदर एनवायरमेंट का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द आप पकड़ लेना। पर्यावरण का अध्ययन है वो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगर आप पुष्पों का अध्ययन करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो एंथोलॉजी बोलते हैं। लॉजी का मतलब अध्ययन है, और एंथोलॉजी का मतलब है पुष्पों का अध्ययन। ठीक है। क्लोरीन गैस पुष्पों का रंग उड़ जाता है। ठीक है, जो क्लोरीन गैस होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो पुष्प होते हैं उनका रंग उड़ जाता है। ये आपको एक एडिशनल जानकारी में दे देता हूँ। हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु जनित रोग है। हैजा मैंने इसी क्लास में आपको पढ़ाया है। तो हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसकी वजह से दूध दही में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु में होता है। विषाणु में जो वायरस होता है उसके अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है वायरस के अंदर। अगला क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये इंद्रधनुष में पाए जाने वाले 7 रंग होते हैं। जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जिसको खुरपक्का या मुंह पक्का रोग जिसको बोलते हैं, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु जनित रोग है। दूध देने वाले जानवरों के लिए सबसे अधिक हानिकारक रोग होता है, क्योंकि ये रोग होने के बाद जो जो पशु होता है, दुधारू पशु होता है, उसकी दूध देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो फूड एंड माउथ रोग है वो विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जिसको अपन मुंह पक्का या खुरपक्का रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, फफूंद है। ठीक है, माइकोलॉजी, फफूंद या कवक है मशरूम। अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी? जो पेनिसिलिन नाम की दवा है उसकी खोज कब हुई थी? तो 1928 के अंदर, जब विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पेनिसिलिन की खोज हुई थी 1928 में। किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन, और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है?
तो टीनिया पेंडिस नाम के कवक की वजह से, जो टीनिया पेंडिस कवक होता है उसकी वजह से एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। कवक और एल्गी, ठीक है। तो कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो दो वर्ग हैं कवक और शैवाल, इनसे मिलकर लाइकेन पौधे बनते हैं। अगला क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस क्या होता है आप सब जानते हो। लिटमस एक पत्थर पे होता है, लिटमस पत्थर, जिससे कोई भी अम्ल है या सार उसके पर जानकारी लेते हैं लिटमस पत्थर की सहायता से, ठीक है। अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, और जो सार होता है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। तो लिटमस में प्राप्त किससे होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। तो आज के सेशन के ये 100 क्वेश्चन थे। अपन ने 3 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। 3 सेशन में अपन ने साइंस यानी विज्ञान के 300 क्वेश्चन तो अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। अब बचते हैं 200 क्वेश्चन। आगे आने वाले 2 दिनों में 2 क्लासें और दे दूंगा, जिसमें अपने साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा लूसेंट जीके बुक का कंप्लीट सार मैंने 1000 क्वेश्चन के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है। पॉलिटी के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बन रहे हैं वो भी मैं इस यूट्यूब चैनल पे करवा रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बता दीजिए आगे आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, कौन सी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि मैं आपको किस प्रकार का कंटेंट दूँ। उस वैकेंसी में रिलेटेड कंटेंट देने की मैं कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।